हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 14 फेब, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चलिए देखते हैं आज क्या था। आप देख रहे होंगे 2 दिन से बहस चल रही है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लोकसभा में कि आप क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये है वो है। तो मुझे पता है सबको पता ही होगा, बट कुछ जनरल स्टूडेंट्स होते हैं या जो नए नए आए होते हैं, वो बेसिक टर्म्स को समझ नहीं पाते। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्रॉनी कैपिटलिज्म बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जो सत्ता के करीब, जो गवर्नमेंट के करीबी लोग होते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है। इसका बेसिक मतलब तो ये है कि वेयर इन द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन योर रिलेशनशिप विद पॉलिटिशियंस। ठीक है, इसको क्रॉनी कैपिटलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो क्रॉनीज हैं ऑफ दोज इन पावर गेट्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसकी 3-4 स्टेटमेंट्स आप थोड़ा सा अपने नज़र से निकाल लेना। जैसे कई बार अगर क्रॉनिक कैपिटलिज्म के बारे में आया, तो जैसे मैंने आपको ये बड़ी इजी लैंग्वेज में बताया, इजी लैंग्वेज में नहीं होगा। जैसे हाई प्रेवलेंस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म इज जनरली एन इंडिकेटर ऑफ वेल्थ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, हाई लेवल ऑफ करप्शन, ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये 3 पॉइंट्स याद रखना। उसके बाद इट विल एलिमिनेट कंपटीशन, ये ज़रूर याद रखना क्योंकि अगर 4 पॉइंट्स में आएगा तो इसमें जो लिए होंगे तो आपको कई बार याद नहीं रहेगा कि इससे कंपटीशन मिटेगा नहीं मिटेगा या वर्चुअल मोनोपोली हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो यस, इट विल एलिमिनेट कंपटीशन, मोनोपोली को ये वो करेगा। इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, ड्यू प्रोसेस एंड द बेड रॉक ऑफ ऑन विच अ डेमोक्रेसी सोसाइटी इज बिल्ड। तो कई बार हम सोचते हैं कि चलो एक को फ़ायदा दे भी रहे हैं तो इससे कोई नेचुरल लॉ तो नहीं ब्रेक हो रहा ना, ड्यू प्रोसेस क्या ब्रेक हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो अपना वही काम कर रही नहीं। इट विल अंडरमाइन। और डेमोक्रेसी डिवॉल्व्स इनटू एन ओलिगार्की। ओलिगार्की होता है जिसमें कुछ लोगों के हाथ में पावर रह जाए, बाकी जनता जाए बाहर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका है ये कि इजी लैंग्वेज में बता भी दिया, और अगर आपने पॉइंट्स बनाने बना सकते हैं क्योंकि क्रॉनिक कैपिटलिज्म, क्योंकि आप लोग तो मेरे ख्याल से टाइम नहीं होगा, आप यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। तो मैं जैसे लोकसभा देख रहा हूँ तो 3-4 दिन से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। तो थोड़ा सा इसका बना लीजिए, क्रॉनिक कैपिटलिज्म क्या है क्या नहीं। बाकी जो प्रो हैं जिनको आता ही है तो इट डिपेंड्स ऑन देम, अगर बनाना चाहें बना लें, नहीं तो नहीं दो। अगर वो नहीं भी बनाना चाहें तो ये थोड़ा सा लिख लेना कि इट विल एलिमिनेट कंपटीशन और इट अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। क्योंकि हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पाएंगे तो हमें इन 2 पॉइंट्स में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। उस वक्त पेज 9 पे था चाइना की जो मूव्स हैं, पूरा आर्टिकल दे रखा था, और क्वाड के बारे में। क्वाड और चाइना मूव्स हमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहें दे कैन रीड इट, बट चाइना मूव्स के ऊपर कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो क्वाड के बारे में दे भी रखा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पेज 1 पे और पेज 10 पे आपने देखा होगा फाइनेंस कमिश्नर का पूरा इंटरव्यू आया हुआ है, उन्होंने क्या क्या कहा है। वो डिफेंस के बजट वाले की बात पे लेके भी उन्होंने कहा है, डिवोल्यूशन का भी। हमने जितना डिस्कस किया है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक साइंस के पेज पे आप देख रहे होंगे, प्लम्बिंग द डार्क जीनोम, इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल है, उसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं था। बस उसमें याद रखिएगा, उसमें बड़ी अच्छी लाइन है, लास्ट बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू रीडिज़ाइन आवर एग्जिस्टिंग ड्रग्स दैट टारगेट ओनली द नोन प्रोटीन्स इन द पैरासाइट। जैसे हमने आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, इसमें सब कुछ डिस्कस किया था कि जो वायरस है वो एक प्रोटीन छोड़ता है, वो हमारे को नुकसान पहुंचाता है, हमने डिस्कस किया था ना। तो उसमें याद रखिएगा कि हमारे पास आज के टाइम में जितने भी ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ अवेलेबल हैं, वो सिर्फ जो उन्हीं को पर काम करती है जिन प्रोटीन्स को वो पहचानती हैं। जिन पैरासाइट के प्रोटीन्स को वो नहीं पहचानती, उन पे वो काम नहीं कर पाती, उसके अंदर वो सफल नहीं है। तो ये एक लाइन लिख लेना, क्योंकि अगर ये पेपर में आएगी तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में किसी भी तरह ऑप्शन में आ सकती है। जैसे अगर सपोज करिए कोई वायरस के बारे में बता दिया, 4 ऑप्शंस दे देंगे कि वी डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज राइट नाउ इन ड्रग्स दैट टारगेट द प्रोटीन्स विच आर नॉट नोन। तो ऐसे में आ सकता है। तो आप ये ज़रूर लिख लेना कि हमारे जितनी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दवाइयाँ बना रहे हैं, वो सिर्फ जो हम प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं उन्हीं को टैग करती है, जो अननोन प्रोटीन्स हैं उनको टैग नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे कोई कई, जैसे कोरोना वायरस आया, अभी तक हमें टाइम लगा बनाने में क्योंकि वो अननोन प्रोटीन था। ठीक है, ये लाइन लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि आएगी तो बहुत घुमा के आएगी। अच्छा, साइंस के पेज 2 पे आपने देखा होगा बहुत ही बड़ा आर्टिकल था, कोरोना के बारे में भी लिखा हुआ है, सार्स के बारे में, मर्स के बारे में, जिसमें डब्ल्यूएचओ का सारा दिया हुआ है। तो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमने सार्स, मर्स और कोरोना डिस्कस किया उतना ही बहुत है।
और आपने देखा होगा एन राम जी का इंटरव्यू आया, वो कह रहे थे कि और गवर्नमेंट ऑफ ये इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है सीए, एनआरसी, एनपीआर। तो मुझे लगता है होप कि आई एज्यूम कि आपने ये, क्योंकि बहुत पुराना चल रहा है, तो यू मस्ट हैव रेड इट, यू मस्ट हैव मेड नोट्स। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए हैं तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सीए, एनआरसी, एनपीआर थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। बाकी क्योंकि बहुत ही पुराने टॉपिक है, आप लोगों ने बना रखे होंगे, तो मैं दोबारा बना के आपको बल्कि नहीं करना चाहता। बट थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लेना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कई बार आदमी ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देता है। तो याद रखिएगा, सेंसस जो हम करते हैं वो सेंसस एक्ट में आता है, बट ये जो हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कर रहे हैं ना, वो हम कर रहे हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेंसस की तरह है, तो हम लोग ये ना सोचें कि वो सेंसस एक्ट में आता है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना, अगर मैं आपको दूंगा अटेम्प्ट करने के लिए, तो मैं बता रहा हूँ, आप में से 50% ऐसे होंगे जो उसको सेंसस एक्ट में डालेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये भी तो पॉपुलेशन रजिस्टर कर रहा है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब ये कन्फ्यूजन आती है। हो सकता है घर में आने के बाद आपको लगे यार ये तो बहुत ईजी है। तो सेंसस जो है सेंसस एक्ट में आता है, और जो एनपीआर है वो सिटीजनशिप एक्ट में आता है। ये चीज़ें लिख लेना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पिछले साल के पेपर्स का रिव्यू कर रहे होते हैं ना, चाहे आप 10 साल का करिए चाहे 20 साल का करिए, वो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है जब आप खुद जाके एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। आपको जब घर पे हम रिव्यू करते हैं, हम लगता है यार ये कैसे आंसर छोड़ दिया, ये कैसे आंसर छोड़ दिया, तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। बट जब आप खुद वहाँ बैठे होते हैं और जब दे रहे होते हैं, तो आपका दिमाग एक तो 60% काम कर रहा होता है, दूसरा आपको चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग लगती होती है, और उस टाइम आप अपनी लाइफ के ना करियर के ऊपर सोच रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि यार ये नहीं तो कुछ नहीं, तो उस टाइम आप इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि आप मिस्टेक्स कर देते हैं। और अगर यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आपने पहले ही प्रॉपरली तैयार की होती हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद ये था सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू रिव्यू वर्डिक्ट ऑन प्रोटेस्टर्स। ये पेज 1 पे भी था, पेज 6 पे भी था। इसमें देखना कुछ नहीं है, इसमें बस आप ये याद रखना, क्योंकि आपकी ये पॉलिटी में आप पढ़ेंगे भी, पढ़ भी रहे होंगे, कि कई बार ना क्वेश्चन ही याद आता है कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स मतलब फंडामेंटल राइट्स कम्स विद द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, बट विद एन ऑब्लिगेशन टू हैव सर्टेन ड्यूटीज़। इसका मतलब ये है, इसमें आपने लिखना ये है कि जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी हमारे राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण अधिकार नहीं है। उसके साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में दूसरे के फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये याद ज़रूर रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। इसमें बस याद करने वाला इतना है, यू विल रीड इट इन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, बट कभी भी याद रखना, कई बार हम ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम लोग जेएस शुरू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देता है आदमी। देखिए, पढ़ता वही वो जो क्लियर कर रहे हैं उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं, जो नहीं क्लियर कर पा रहे उन्होंने भी वही बुक्स पढ़ी हैं। जो मेहनत ही नहीं करते, जो तुक्के के लिए गए हैं, वो अलग बात है। बट जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, सब वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो क्लियर कर रहे हैं, जो नहीं क्लियर कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि कहाँ से हम वो छोटी बातें पॉइंट आउट करके ध्यान रखते हैं और पेपर में कराते हैं, और जो जनरली पढ़ते हैं ना, वो लोग वो चीज़ें नहीं उठा पाते। तो याद रखिएगा कि इसमें से हमें क्या उठाना है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड। ठीक है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे ऊपर। उसके बाद ये साइंस के ना पेज अगर आप खोलेंगे, तो एक तो बड़ा कॉलम होता है, लेफ्ट साइड में छोटी छोटी डॉट्स नहीं होती, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, 1-1 इंच के, 2-2 इंच के। तो उसमें देखिए ये था, एक खोपड़ी दे रखी है, और उसमें लिखा हुआ है स्मॉल डिफरेंस, बहुत छोटा सा दे रखा है लेफ्ट साइड पे जो कॉलम में होता है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि आवर प्रेडिसेसर्स सच एज द निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस। लिख लीजिए, डेनिसोवंस और निएंडरथल्स का मतलब क्या है? ह्यूमन स्पीशीज़ है, मतलब हमारे जैसे लोग ही थे जो हमारे पूर्वज रहे हैं। अभी आपको मजाक लग रहा होगा मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको। पहले आप ये लिखिए, फिर बताऊँगा मैं आपको लास्ट में। लिख लिया? ठीक है। उसके बाद एक साइंस के पेज पे था, देखिए, डिटेल जीनोम मैप ऑफ मलेरिया वेक्टर। इसमें क्या पढ़ने वाली बात है हमें कि लिखना है, क्रिस्पार टेक्नोलॉजी जो है क्या है? ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम अपने डीएनए सीक्वेंसेस को
ऑल्टर कर सकते हैं, मतलब बढ़ा कढ़ा कम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उससे हमारी जो जीन फंक्शनिंग है वो मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसेस को हम ऑल्टर कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जीन फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्रिस्पार टेक्नोलॉजी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये दो पिछले वाला जो मैंने आपको बताया वो भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट आपको लगे चाहे ना लगे, मेरे कहने पे लिख लीजिए। और एक यहाँ रखिएगा राइट साइड पे मैंने क्या है, इसमें नेशनल गोल है हमारा मलेरिया एलिमिनेशन का इंडिया का बाय 2030। ये कुछ एलिमिनेशंस लिख लेने चाहिए। तो मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया बाय 2030, ठीक है। अब आपको ये डेनिसोवन जो मैंने लिखवाया, निएंडरथल लिखवाया, क्रिस्पार लिखवाया, आपको लग रहा होगा कि क्या लिखवा रहे हैं सर और ये क्यों लिखवा रहे हैं। देखिए 2019 में हमने क्वेश्चन आया था, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द मीडिया इन रेफरेंस टू। ये देखिए क्या क्वेश्चन आता है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब हम बाहर निकले थे, मेरा लास्ट अटैम्प्ट था ये, तो 40 से 50% लोगों को तो पता ही नहीं था, और जिनको पता था और जिन्होंने वो रिकॉल नहीं कर पाए थे, उनमें से 20-30% गलत करके आए थे। तो ये याद रखिएगा कि मतलब जितना एज फार मतलब जितने लोगों से मेरी बात हुई है, मुझे नहीं पता नॉर्मल सिनेरियो क्या रहा होगा, एक्चुअल सिनेरियो क्या रहा होगा, बट क्या होता है जब आप बाहर आते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल ही बहुत होता है, काफ़ी लोगों से वहाँ मिलते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स अलग अलग स्टेशन पे गए होते हैं पेपर देने, वो लोग बात करते हैं, तो मतलब 10-20% ही आप लोग एज निकाल पाए थे जो ये क्वेश्चन कर पाए थे। तो इसलिए मैंने लिखवाया, आपको डेनिस ओवन का लिख लीजिएगा, नेंडरथल का लिख लीजिएगा। जो भी मैं आपको इसमें नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, आप एक बार भी ये ना सोचेगा कि मैं, जैसे अभी आपको क्रॉनिक कैपिटलिज्म का बताया, तो कई जो इंग्लिश जानते हैं या समझते हैं या जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो सोचेंगे यार ये क्या बता रहे हैं। बट अगर मैं आपको उसके आगे 5 पॉइंट्स बना के दे रहा हूँ, तो मैं पागल नहीं हूँ, मैं किसी वजह से ही बना के दे रहा हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे घुमा के आएगा कि उस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही आप इंग्लिश जानते हो, कितने ही इकोनॉमिक्स से अच्छे स्टूडेंट हो। जैसे क्रिस पार्क कैस9 को भी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, अ सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप तो सीधा ही खत्म कर देंगे, मैंने आपको बता दिया जीन एडिटिंग है। अ सिस्टम यूज बाय बैक्टीरियल सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय वायरल डीएनए, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट नहीं, बी से ही है। तो ये होता है जब आप कहते हैं ना कि हम लोग, कई लोग कहते हैं कि यार 2 घंटे कम रह गए, पेपर ही नहीं सॉल्व हो पाया, पूरा 100 क्वेश्चन हम पढ़ ही नहीं पाए। ऐसे होता है। जो प्रो लोग हैं, जो 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 अच्छी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के जाते हैं ना, वो लोग ऐसे 1.5 घंटे के अंदर पेपर कर देते हैं। उसके बाद 10 बार तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि सब ठीक कराना, सब ठीक कराना। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था आज। एंड आज संडे है, एन्जॉय योर डे, और इन्जॉय भी कीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा। आर्टिकल जो हमने ये लेक्चर बनाया है, सो सुन लीजिएगा। बाकी ख्याल रखिए अपना। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।